हेलो गाइस, वेलकम टू द एमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? अभी 2 दिन से लेक्चर नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था और अब मेरी तबीयत अब कुछ ठीक है तो मैंने लेक्चर बनाया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग हीट एंड वर्क। ठीक है, सिमिलरिटीज देखेंगे और डिफरेंसेस देखेंगे क्या क्या है। इसके बाद फिर कुछ 2 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी हैं वो भी देखेंगे। तो सिमिलरिटी में देखेंगे कि बोथ आर पाथ फंक्शन, बी पॉइंट है बोथ आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल एंड थर्ड पॉइंट है बोथ आर बाउंड्री फिनोमेना। हम पढ़ चुके हैं, मैंने पहले ही बता दिया था कि बोथ आर पाथ फंक्शन है। हम लोगों ने प्रूफ भी किया था, ग्राफ से हम लोगों ने प्रूफ किया था कि बोथ आर पाथ फंक्शन एंड बोथ आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी देखा था हमने, क्योंकि मैं डी क्यू को ऐसे लिख रहा था और डी डब्ल्यू को भी ऐसे ही लिख रहा था, डी डब्ल्यू। तो ये हमारे इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की साइन होते हैं। बोथ आर बाउंड्री फिनोमेना और दोनों वर्क एंड हीट बोथ आर दी बाउंड्री फिनोमेना, दोनों बाउंड्री फिनोमेना होती हैं। और डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस हैं ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन आर वर्क इंटरेक्शन। ठीक है, ऑल दी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन आर वर्क इंटरेक्शन एक्सेप्ट एनर्जी इंटरेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जितनी भी एनर्जी इंटरेक्शन हो रही है वो हमारी वर्क इंटरेक्शन के फॉर्म में ही होगी, चाहे फिर एक्सेप्ट एनर्जी इंटरेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी इंटरेक्शन हो रही है वहां पर वर्क इंटरेक्शन नहीं होगा, वहां पर हमारा इंटरनल एनर्जी इंटरेक्शन होगा, क्योंकि हमने देखा था कि अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है तो उसके टेम्परेचर में भी चेंज होगा। इसका रिवर्स भी कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी ऑब्वियसली चेंज होगी। ठीक है, एंड एरिया अंडर पीवी प्रोवाइड्स वर्क इंटरेक्शन एंड एरिया अंडर टीएस प्रोवाइड्स हीट इंटरेक्शन। अगर हम पीवी डायग्राम में कोई कर्व पढ़ रहे हैं, पीवी डायग्राम, दिस इज अवर पीवी डायग्राम, लेट अस से दिस इज अवर पीवी डायग्राम, ठीक है, एंड दिस इज अवर टीएस डायग्राम, दिस इज अवर टीएस डायग्राम। अगर यहाँ पर कोई भी कर्व मिला हमें, ठीक है, लेट अस से क्लोज्ड कर्व मिल गया हमें कोई भी इस तरीके का, तो जो हमें एरिया मिलेगा, एरिया अंडर पीवी डायग्राम इज अवर, दिस इज अवर वर्क इंटरेक्शन। ठीक है, जो वर्क है तो ये हमारा वर्क मिलेगा। और टीएस डायग्राम में अगर हमें क्लोज्ड कर्व मिला कोई, ठीक है, तो दिस एरिया इज अवर हीट क्यू या हीट इंटरेक्शन। ठीक है, दोनों पॉइंट्स हमने देख लिए डिफरेंसेस में। अब कुछ 2 पॉइंट्स और देखेंगे नोट में। ऑल द वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस आर शोन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पीवी एंड टीएस डायग्राम, जैसे कि कार्नोट साइकिल, ओटो साइकिल, रैंकिन साइकिल और डीजल साइकिल, कुछ भी हो सकता है, ईटीसी एक्सेट्रा। एंड सेकंड पॉइंट है ऑल द वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस आर शोन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम, रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल, रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल, ईटीसी। मैं आपको समझा देता हूं दोनों पॉइंट्स क्या हैं। दिस इज अवर पीवी डायग्राम, ठीक है, दिस इज अवर पीवी डायग्राम। ऑल दी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस आर शोन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन पीवी एंड टीएस डायग्राम। जैसे कि यहां पर हमें कोई क्लोज्ड कर्व मिला, दिस इज अवर क्लोज्ड कर्व, ठीक है, कोई दिस इज अवर पॉइंट्स 1 2 3 4 एंड 5। अगर दिस प्रोसेस, अगर हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी प्रोसेस हो रही है तो क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा साइन? दिस पॉइंट, दिस एंड दिस डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन में हमारी कोई प्रोसेस हो रही है, इस डायरेक्शन में, दिस इज अवर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी कोई प्रोसेस हो रही है तो वो हमारी क्या होगी? वर्क प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होगी, और जो डिवाइस ऐसा काम करेगी उसको वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस बोलते हैं, जो हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क करती है। सिमिलरली टू टीएस डायग्राम। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि इसी को हम देखते हैं पीवी, ठीक है, तो दिस सेम टू सेम बनाया मैंने प्रोसेस 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, बट यहां पर जो साइन है ना, जो डायरेक्शन है वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज है। दिस इज अवर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन साइन, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन साइन। लेट अस से एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में हो रही है हमारी प्रोसेस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
तब जो हमें प्रोसेस मिलेगी, जो हमें वर्क मिलेगा या जो हमें पीवी डायग्राम में जो वर्क मिलेगा वो हमारा वर्क एब्जॉर्बिंग वर्क होगा, और जो टीएस डायग्राम में हमें वर्क मिलेगा या हीट मिलेगी वो वर्क एब्जॉर्बिंग हीट होगी। मींस कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई प्रोसेस हो रही है तो वहां पर हमारा वर्क एब्जॉर्बिंग होगा, और जहां पर प्रोसेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है तो वहां पर हमें वर्क मिलेगा, वर्क प्रोड्यूसिंग होगी, ठीक है, वर्क प्रोड्यूसिंग। और ऐसी डिवाइसेस कहलाती हैं हमारी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस। जैसे हमारा कार्नोट साइकिल है, कार्नोट साइकिल पर जितनी भी हमारी डिवाइसेस वर्क करती हैं वो हमारी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस कहलाती हैं। और जो रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल है, इस साइकिल पर जितनी भी हमारी डिवाइसेस वर्क करती हैं वो हमारी वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस कहलाती हैं, ठीक है। तो अब आगे पढ़ेंगे हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ते हैं अब, ठीक है। ये तो आप लोग समझ गए, हीट एंड वर्क मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता दिए कि वर्क प्रोड्यूसिंग एंड वर्क एब्जॉर्बिंग के लिए कौन सा साइकिल होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अगर कहीं पे क्लॉकवाइज आ रहा है तो वहाँ पर हमारी वर्क प्रोड्यूसिंग है, एंड एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई प्रोसेस हो रही है तो वहाँ हमारी वर्क एब्जॉर्बिंग प्रोसेस हो रही है। हम देखेंगे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन देखेंगे। सबसे पहले हम स्टेडी फ्लो को समझते हैं। स्टेडी फ्लो क्या है? अगर हमारी कोई भी प्रोसेस है या कोई भी प्रॉपर्टीज हैं जो समय के साथ चेंजेस नहीं हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड अवर स्टेडी प्रॉपर्टीज या स्टेडी फिनोमेना, ठीक है। अगर टाइम के साथ कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है तो वहां पर हमारा स्टेडी है। सिमिलरली टू स्टेडी फ्लो, इट मीन्स अगर हमारा जो मास फ्लो हो रहा है उसमें समय के साथ कोई चेंज नहीं आ रहा है, इनलेट मास एंड आउटलेट मास आर सेम, देन देयर इज अ स्टेडी फ्लो process, ठीक है। Properties does not change with respect to time, and that is mean, and that is mass flow rate at the entry and exit of the constant volume is same. Steady flow energy equation फर्स्ट इसमें लिखते हैं properties does not change with respect to time, that is mass flow rate in a control volume for inlet and outlet are same। तो जो मास फ्लो रेट होगा वो हमारा क्या होगा? सेम होगा। कुछ हम एजम्पशंस लिख लेते हैं। कुछ हम नोटेशंस लिख लेते हैं, ठीक है। लेट अस assume small h indicate specific enthalpy, small u specific internal energy, and Ke kinetic energy, P potential energy, ठीक है, P हो गया, एंड Z distance from datum line, ठीक है, एंड
सी वेलोसिटी, सी नहीं वी लिखते हैं इसको, ठीक है, वी इज आवर वेलोसिटी। पी वी, इसको सी लिखते हैं, ठीक है, सी लिखते हैं अभी फिलहाल के लिए। पी वी फ्लो वर्क, एम डॉट मास फ्लो रेट, क्यू डॉट रेट ऑफ हीट इंटरेक्शन एंड डब्ल्यू डॉट रेट ऑफ वर्क इंटरेक्शन। ठीक है, ये कुछ हमारे नोटेशंस हैं, लिख लिए हमने नोटेशंस। जो एम डॉट है ना, एम बाई टी है, मास फ्लो रेट, ठीक है। लेट अस से दिस इज अवर, यहाँ पर बनाते हैं अपन एक चार्ट। This is our control surface and this is our control volume, ठीक है। This section is first section and this one is second section, ठीक है। This is our datum line, Z1 Z2, ठीक है। और m डॉट और m डॉट both are constant in inlet and outlet because the mass flow rate does not change with respect to time in steady flow, ठीक है। and some properties are first point and some properties are second point in according to this assumption, this notations, ठीक है। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखते हैं अब हम। यहाँ पर लिखते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में ले जाते हैं, साइड में लिखते हैं इसको आराम से। ठीक है, क्लियर आ रहा है। दिस इज अवर फर्स्ट सेक्शन, दिस इज सेकंड सेक्शन, दिस इज डेटम Z1 Z2 और मास फ्लो रेट इज सेम m डॉट, ठीक है। दिस इज अवर कंट्रोल वॉल्यूम एंड दिस इज कंट्रोल सरफेस, ठीक है। फर्स्ट और यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। फर्स्ट स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखते हैं कि इनलेट एनर्जी और आउटलेट एनर्जी ऑलवेज आर सेम। तो हाँ, हमारे नोटेशंस थे, इन्हीं को लिखते हैं। U प्लस PV प्लस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस Q U2 P2 V2
काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस W। जो हमारे यहाँ पर W है ना वो पर यूनिट मास है। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं पर यूनिट मास में है, ठीक है। दिस इज अवर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। दिस इज अवर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। इसमें कुछ केसेस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। पहले चलिए मास को लिख लेते हैं, मास को मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो m डॉट u1 प्लस p1 v1 प्लस k1 p1 प्लस q डॉट m डॉट u2 p2 v2 काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस W डॉट हो जाएगा हमारा रेट ऑफ वर्क इंटरेक्शन, ठीक है, टेम्परेचर टाइम के साथ। अब U1 P V1 को क्या लिख सकते हैं हम H1 एंड U2 V2 लिख सकते हैं H2 एंथैल्पी, क्योंकि हम देख चुके हैं H बराबर U प्लस PV, ठीक है। तो m डॉट H1 काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ mc1 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं G, m तो बाहर निकाल लिया ना, c1 स्क्वायर G Z1, पोटेंशियल एनर्जी हो गई प्लस q डॉट। हाँ, और जो यहाँ पर हम लोग यूनिट्स का ख्याल रखेंगे, यूनिट्स का ख्याल ऐसे रखेंगे क्योंकि जो हमारा H1 है वो किलो जूल में आएगा, ठीक है, और जो C1 है वो हमारा मीटर पर सेकंड में है, ना कि किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ पर जो किलो जूल में है और यहाँ पर जो Z है ना वो भी मीटर में है, तो हमें यूनिट्स का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर ये मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तब यहाँ पर हमें अपॉन में, हाँ, अगर इसको जो हमारे किलो जूल में है अगर इसको जूल में चेंज करना पड़ेगा तो हमें हाफ 1000 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, 1000 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, तो हमारा यूनिट्स क्लियर हो जाएंगी। m डॉट H2 हाफ 1000 C2 स्क्वायर प्लस GZ2 बाई 1000 प्लस W डॉट। तो ये हमारा हो गया, बस खत्म हो गया इक्वेशन। दिस इज अवर फर्स्ट SFEE। इस पे बहुत काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे इस पे, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी महत्वपूर्ण इक्वेशन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल केसेस। स्पेशल केस, फर्स्ट इसके लिए है नोजल के लिए। नोजल के लिए पढ़ेंगे तो इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी। मतलब वह डिवाइस जो हमारी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दे। नोजल में क्या होता है हमारा, नोजल में जो हमारी वेलोसिटी होती है, जैसे हम वाटर को नोजल में डालते हैं तो उसका तो बहुत तेजी से निकलता है हमारा वाटर, या कोई फ्लूइड डालते हैं तो बहुत तेजी से निकलता है। तो नोजल क्या कर रहा है, नोजल उस वाटर की जो वेलोसिटी है उसको इंक्रीज कर रहा है। जैसे इसको ऐसे समझते हैं, जनरली हमने देखा है कि हमारा नोजल का नोटेशन ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पर जो वाटर है या कोई फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी क्या है, लो है, बट यहाँ से जो वेलोसिटी निकलती है, तो यहाँ से जो वाटर निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत हाई होगी। तो भाई तो नोजल एक ऐसी डिवाइस है जो हमारी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देती है, और जो प्रेशर एनर्जी यहाँ पर प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगी और यहाँ पर प्रेशर एनर्जी कम होगी। तो जो प्रेशर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पर
सेकंड पॉइंट पर इंक्रीज हो जाती है, और जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इट इज एडवाइस विच इज यूज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, इसी को देखते हैं, एस एफ डबल ई को। ठीक है, तो कुछ एजम्पशंस लिखते हैं इसमें। एजम्पशंस लिखते हैं कुछ, जो हमारी जो नोजल है उसमें ऐसा मान के चलते हैं कि जो डेटम है ना, डेटम से जो इनलेट और आउटलेट की ऊंचाई है वो सेम है। तो लेट अस Z1 इक्वल्स टू Z2, पोटेंशियल एनर्जी इज 0, नेगलेक्ट मान के चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, इसके बाद हाँ, जो इनलेट काइनेटिक एनर्जी है उसको भी नेगलेक्ट मान के चलते हैं, तो KE1 इसको भी 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। इसके बाद इंसुलेटेड डिवाइस मान के चलते हैं, देयर इज नो हीट इंटरेक्शन, तो Q डॉट भी 0 हो जाएगा। वर्क भी कोई प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, नो वर्क इंटरेक्शन, तो W डॉट भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तब यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा H1 इक्वल्स टू H2 प्लस हाफ 1000 C2 स्क्वायर। तब यहाँ से C2 क्या आ जाएगा हमारा 2000 H1 माइनस H2 अंडर रूट, दिस इज अवर C2। दिख रहा है ना नीचे तक? ठीक है, दिख रहा है? ओके, तो यहाँ पर हमारा जो नोजल है वो तो निपट गया, और इसके बाद देखेंगे हम डिफ्यूज़र। डिफ्यूज़र देखेंगे। डिफ्यूज़र सेम टू सेम नोजल की तरह ही है, बस डिफ्यूज़र का काम क्या होता है, जैसे नोजल का काम क्या है हमारा, वेलोसिटी को इंक्रीज करना, तो डिफ्यूज़र नोजल का उल्टा है। नोजल क्या करता है, वेलोसिटी को डिक्रीज कर देता है। तो इसको भी सेम टू सेम लिख सकते हैं, इट इज एडवाइस विच इज रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम या ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। सेकंड डिफ्यूज़र, अपोजिट ऑफ नोजल, ऐसे लिख सकते हैं, इट इज अ डिवाइस दिस इज रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, रेप्लिका ऑफ अपोजिट रेप्लिका ऑफ नोजल। इसका नोटेशन कैसे होगा, उल्टा कर दीजिए नोजल का, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज द फ्लोइंग डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डिफ्यूज़र हो गया। सेम टू सेम है, सेम टू सेम इसी की तरह है, बट जो
हाँ डिक्रीज द काइनेटिक, बट जो C2 है उसको हम 0 ले लेते हैं और C1 को निकाल लेते हैं। C2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और C1 हो जाएगा, फिर C1 से इसको निकाल लेते हैं। सेम टू सेम है डिफ्यूज़र। कर लें क्या एक बार इसको? चलो ठीक है कर लेते हैं। सेम टू सेम है, पूरे जो फिनोमेना भी रख दिए, ठीक है। तब यहाँ पर H1 प्लस 2000 C1 स्क्वायर इक्वल्स टू H2। C1 क्या होगा H2 माइनस H1 मल्टीप्लाइड बाय 2000। ये निकल आया हमारा डिफ्यूज़र के लिए। थर्ड पढ़ेंगे हम टरबाइन। टरबाइन क्या होती है? इट इज़ अ डिवाइस विच इज प्रोड्यूस दी वर्क। यह वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस को भी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है एक तरह की। और इन दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वर्किंग फ्लूइड टू द रोटर। टरबाइन पढ़ते हैं। थर्ड इज टरबाइन। इट इज अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस which is transferred the energy from working fluid to rotor ऑफ मशीन, या ऑफ मशीन या टरबाइन ही है, एक तरीके से मशीन ही है वो, ठीक है। इसमें एजम्पशंस देख लेते हैं। इसमें एजम्पशंस क्या होंगे हमारे? वर्क मिल रहा है हमारा सिर्फ, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगा, Q डॉट भी 0 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बचेगा? H1 H2 प्लस W। दिस इज आवर मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क या टरबाइन वर्क भी बोलते हैं इसको, टरबाइन वर्क। तो W इक्वल्स टू H1 माइनस H2। तो ये हमारा हो गया क्या? टरबाइन वर्क। अब इसका अपोजिट क्या है? इसका अपोजिट है कंप्रेसर एंड पंप, ठीक है। फोर्थ वन इज कंप्रेसर एंड पंप। टरबाइन क्या है हमारा? वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, ठीक।